Hello students, welcome to the YouTube channel of Sainik Vidya Mandir. In the previous videos we have learned about the two parts of parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. Today we are going to learn about the third part, the president. ठीक है, आज हम बात करेंगे भारत के प्रेसिडेंट की. तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52 India should have a president. जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, आर्टिकल है 52, उसके अनुसार इंडिया शुड हैव ए प्रेसिडेंट. भारत का क्या होना चाहिए? एक राष्ट्रपति होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53, जो अनुच्छेद 53 है उसके अकॉर्डिंग क्या है? All the constitutional powers are vested in president. भारत की जितने भी संवैधानिक शक्तियां हैं वो किस में वेस्टेड हैं? प्रेसिडेंट में. अब बात कर लेते हैं इसके क्वालिफिकेशन की. ठीक है, कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशंस हैं, क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए. तो जैसे कि हमने पढ़ा था लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स की क्वालिफिकेशंस में, तो उनमें और इसमें एक तो एज का थोड़ा डिफरेंस है और एक दो क्वालिफिकेशंस आपको और चाहिए. लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको भारत के प्रेसिडेंट बनने के लिए भी आपको कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड नहीं है. सबसे पहली क्वालिफिकेशन है वही अपना ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. उसे क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए. सबसे पहली योग्यता उसकी ये है, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया. बात कर ले इसकी सेकंड क्वालिफिकेशन की, तो ही शुड कंप्लीट 35 इयर्स ऑफ एज. उसकी एज जो है वो कितनी होनी चाहिए? 35 इयर्स. एक बार आपको रिमाइंड करवा देते हैं कि लोकसभा के लिए जो एज रिक्वायर्ड थी वो थी 25 इयर्स, राज्यसभा के लिए जो एज रिक्वायर्ड थी वो थी 30 इयर्स, और प्रेसिडेंट बनने के लिए जो एज है वो कितनी है? 35 इयर्स. ठीक है, तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया. द सेकेंड क्वालिफिकेशन इज ही शुड कंप्लीट 35 इयर्स ऑफ एज. अब बात कर लेते हैं इसकी थर्ड क्वालिफिकेशन की, तो ही शुड बी एलिजिबल टू इलेक्ट एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा. ही शुड बी एलिजिबल, उसमें उतनी योग्यताएं होनी चाहिए कि वो क्या बन सके? लोकसभा का मेंबर बन सके. ठीक है, राष्ट्रपति के लिए एक क्वालिफिकेशन आपको ये भी चाहिए कि आप में वो सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए जो योग्यताएं आपको लोकसभा का एक सदस्य बनने के लिए जरूरी है. अब बात करते हैं आगे की क्वालिफिकेशंस की. आगे की दो क्वालिफिकेशंस वही हैं. ठीक है, ही शुड नॉट बी मेंटली अनस्टेबल और बैंकरप्ट. ठीक है, लिख देते हैं अभी. तो तीन क्वालिफिकेशंस इसकी हो चुकी हैं. फोर्थ क्वालिफिकेशन इसकी हम लोग बात करते हैं. तो फोर्थ क्वालिफिकेशन है ही शुड नॉट बी मेंटली अनस्टेबल और बैंकरप्ट. वो पागल या दिवालिया नहीं होना
चाहिए। उसके साथ साथ इसकी फिफ्थ क्वालिफिकेशन है, ही शुड नॉट होल्ड एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसके साथ साथ एक शर्त और इस पे लागू होती है कि ये ना लोकसभा का मेंबर होना चाहिए ना राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। वही इंसान भारत का प्रेसिडेंट बनेगा जो ना तो लोकसभा का मेंबर होगा ना ही राज्यसभा का मेंबर होगा। क्वालिफिकेशंस की बात हमने की, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड बी कंप्लीट 35 years of age, he should be eligible to become a member of Lok Sabha, he should not be mentally unstable or bankrupt, he should not hold any post of profit under the central government or state government। ये बात हो गई इसकी क्वालिफिकेशन की। ठीक है, यहां तक क्या हो गया, प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ना लोकसभा का मेंबर चुनने के लिए आपको कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, ना आपको राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। वैसे ही जहां तक हम लोग सोच रहे थे कि यार ये तो भारत के राष्ट्रपति की बात है, भारत के प्रेसिडेंट की बात है, ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन होता है कंट्री का उसकी बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है कंट्री का उसकी बात है, इसके लिए तो थोड़ी बहुत एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होंगे। लेकिन यहाँ भी हमें कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, कंप्लीट 35 years ऑफ एज, ठीक है, एलिजिबल टू बिकेम द मेंबर ऑफ लोकसभा, नॉट मेंटली अनस्टेबल और बैंकक्रप्ट, नॉट होल्ड एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यहां तक इसके अलावा कुछ नहीं था। अब बात करेंगे इसके इलेक्शन की। भैया चुनाव कैसे होता है इसका, तो बात कर लेते हैं इसके इलेक्शन की। तो इसका इलेक्शन जो है वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब, एक तो जैसे जनता वोट करती है, ठीक है, हम लोग सीधा वोट जाके कास्ट करते हैं अपना और हमारा वोट डायरेक्टली किसी इंसान को पहुंचता है। जैसे हम लोग पीएम जो एमपीज है उनकी बात करते हैं, एमएलएज उनकी बात करते हैं, उनके लिए हम लोग वोट करते हैं, डायरेक्ट हमारा वोट उनको कास्ट होता है। वो तो होता है डायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन इसका होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि जो हमारे द्वारा चुने हुए जो एमपीज और एमएलएज हैं वो इसके इलेक्शन में भाग लेते हैं। ठीक है, सिस्टम होता है वही सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है उससे इसका इलेक्शन किया जाता है। लोकसभा, जब हम आपको राज्यसभा पढ़ा रहा था तब मैंने आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के बारे में बताया था कि आप किसी एक को वोट कास्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप अपनी जो चॉइसेस हैं उनके हिसाब से प्रेफरेंस करके आप वोटिंग करोगे उनकी, वो था सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इम्पीचमेंट की। ठीक है, इसको हटाया कैसे जा सकता है, इसके महाभियोग की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इसके टेन्योर की। ठीक है, बात करें अगर प्रेसिडेंट के टेन्योर की तो वो फिक्स है कितना, 5 years। ठीक है, जो आपके लोकसभा के मेंबर्स का भी था तो योग्यताओं में भी इसमें मांगा गया है कि लोकसभा में मेंबर चुने जाने की योग्यता इसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो टेन्योर इसका कितना है, 5 years। ठीक है, 5 साल का कार्यकाल इसका होता है, लेकिन उससे पहले भी इसको हटाया जा सकता है। वो कैसे, तो अब मेथड अब इसका मेथड ऑफ इम्पीचमेंट, ये हम लोग जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि
जो भी आपके 2 हाउसेज हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा, उनमें से किसी एक हाउस के 1/3 मेंबर्स, कितने, 1/3 मेंबर्स, इन 1/3 मेंबर्स ने एक बिल साइन किया और उसका प्रपोजल रख दिया किसी भी हाउस में, ठीक है, कि हम राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लाना चाहते हैं, ठीक है, ये दोष हैं इनमें, इनके तहत हम लोग इन पर इम्पीचमेंट लाना चाहते हैं, महाभियोग लाना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही 1/3 मेंबर्स ने साइन करके वो प्रपोजल डाला बिल का, ठीक है, वैसे ही राष्ट्रपति को 14 डेज, कितने दिन की, 14 डेज का एक नोटिस चला जाता है कि 14 दिन बाद आप पर क्या होने वाला है, इम्पीचमेंट होने वाला है, महाभियोग होने वाला है, ठीक है। अब 14 दिन के बाद जांच होती है, और उसके बाद अगर 2/3 मेंबर्स, ठीक है, अगर 2/3 मेंबर्स ने क्या कर दिया, उस पर साइन कर दिया, बिल पे साइन कर दिया और बिल को आगे अगले सदन में भेज दिया, ठीक है, अगले सदन में भी पूरी उसकी जांच हुई कि जो इन पे एलिगेशन लगे हैं वो सही है या नहीं, उसके बाद वहां से भी अगर 2/3 मेंबर्स ने उस बिल को पारित कर दिया तो राष्ट्रपति पर क्या लग जाएगा, इम्पीचमेंट लग जाएगा, महाभियोग लग जाएगा, और इस तरीके से उनको अपने कार्यकाल से पहले भी पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। ये बात हो गई इम्पीचमेंट की। तो मेथड ऑफ इम्पीचमेंट में आप क्या देखोगे कि किसी भी हाउस के 1/3 मेंबर्स ने एक बिल साइन किया और वो प्रपोज किया किसी भी हाउस में, उसके बाद 1/3 मेंबर्स के साइन करने के बाद 14 डेज का नोटिस जाएगा किसको, प्रेसिडेंट को, कि 14 डेज के बाद आप पर इम्पीचमेंट होने वाला है, आप पर महाभियोग चलाया जाना है। उसके बाद 14 डेज के बाद पूरी कार्यवाही होगी, जांच होगी, और 2/3 मेंबर्स ने अगर उस बिल को पास कर दिया तो वो बिल दूसरे हाउस में चला जाएगा, वहां पर भी उस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी, और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अगर दोषी पाया गया और वहां पर भी 2/3 मेंबर्स ने क्या कर दिया, उस बिल को पास कर दिया, तो राष्ट्रपति पर क्या आ जाएगा, इम्पीचमेंट, उन पर महाभियोग आ जाएगा और उनको पद से हटा दिया जाएगा। ये हो गया आपका मेथड ऑफ इम्पीचमेंट, ठीक है। टेन्योर पढ़ लिया, टेन्योर कितना है, वही लोकसभा के मेंबर्स जितना 5 इयर्स, लेकिन 5 इयर्स से पहले भी इनको हटाया जा सकता है मेथड ऑफ इम्पीचमेंट लाके, महाभियोग लाके, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया जो थी, मेथड ऑफ इम्पीचमेंट जो था वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें तो राष्ट्रपति की शक्तियां, तो इसके पास 2 तरह की शक्तियां हैं। फर्स्ट नॉर्मल पावर्स, ये होगी सामान्य शक्तियां। सेकंड इसके पास है इमरजेंसी पावर्स, कितने टाइप्स के पावर है इसके पास, 2 टाइप्स, ठीक है। तो द प्रेसिडेंट हैव 2 टाइप्स ऑफ पावर, फर्स्ट नॉर्मल पावर्स, सेकंड इमरजेंसी पावर्स। अब नॉर्मल पावर्स की बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल पावर्स में सबसे पहले हम बात करें नॉर्मल पावर की, ठीक है। तो नॉर्मल पावर्स में ये आ जाएगा पावर ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। शासन चलाने की शक्ति इसके पास होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसमें जो भी आपके बिल पास होके जाते हैं वो सभी बिल, उस पर अंतिम स्वीकृति, जो लास्ट डिसीजन है वो कौन लेता है, प्रेसिडेंट। उसके साइन होने के बाद ही कोई भी कानून है वो कानून बनता है। तो गवर्नेंस में इसका है, ठीक है। उसके साथ साथ दूसरा इसमें आ जाते हैं बी में, अपॉइंट्स एंड डिसमिसल ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स। ये अपॉइंट करता है और उनको डिसमिस भी कर सकता है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं। जैसे कि गवर्नर जो है, गवर्नर को ये चुनता है, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं,
ठीक है, उन जजेस का जो इलेक्शन है वो यही करता है। ठीक है, उसी के साथ साथ जो आपका प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है उसको भी यही चुनता है। फिर प्राइम मिनिस्टर की सलाह से जो आपकी जो मंत्री परिषद चुनी जाती है, ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का चुनाव किया जाता है वो उसमें भी ये शामिल होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट ऑफ जो फॉरेन एम्बेसडर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो ये सभी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट में और उनके डिसमिसल में क्या होता है? जिम्मेदार होता है उनका। ठीक है, सबको अपॉइंट यही करता है, उनको डिसमिस करने की शक्तियां भी इसके पास होती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी बिल आएगा डिसमिस करने के लिए तो लास्ट साइन किसके होंगे? आपके प्रेसिडेंट के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है और उनको डिसमिस करता है। इसके बाद थर्ड आ जाए तो पावर ऑफ नॉमिनेशन। ठीक है, सी देख लेते हैं हम लोग। तो इसके पास है पावर ऑफ नॉमिनेशन। पावर ऑफ नॉमिनेशन, तो जब आपने लोकसभा और राज्यसभा पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि लोकसभा में ये 2 मेंबर्स को क्या करता है? नॉमिनेट करता है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो 2 मेंबर्स होते हैं उनको ये नॉमिनेट करता है। वहीं अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें तो इन राज्यसभा ही नॉमिनेट 12 मेंबर्स। ठीक है, राज्यसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है? 12 मेंबर्स को, जो आपके साइंस, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, ठीक है, इनसे जुड़े होते हैं, लिटरेचर, इनमें उनका कोई महत्वपूर्ण योगदान होता है, ऐसे 12 मेंबर्स को ये नॉमिनेट करता है। तो ये पावर भी है इसके पास। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को नॉमिनेट करता है लोकसभा में और 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है राज्यसभा में। तो ये पावर भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। इसके बाद डी अगर हम देखें तो डी है यूज ऑफ वीटो पावर ऑन एनी बिल। इसके पास एक वीटो पावर होता है कि जैसे राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेस ने क्या किया, किसी बिल को पारित कर दिया और राष्ट्रपति के साइन जरूरी है उस पर, तो राष्ट्रपति एक बार उस बिल को वापस सजेशंस के साथ उन हाउसेस को भेज सकता है कि इसमें मेरे को ये कमियां लग रही हैं, ठीक है, आप इनको सुधारिए। ठीक है, एक बार के लिए ये वीटो पावर का यूज कर सकता है किसी भी बिल पे, उसको बिना साइन किए वापस भेज सकता है कि मेरे को आप इसमें कुछ सुधार करके दें। लेकिन अगर दोबारा वही बिल पास होके प्रेसिडेंट के पास आ जाता है तो इसको उस पर साइन करने ही होते हैं। ठीक है, लास्ट पावर इसका हम देखते हैं तो वो है जुडिशियल पावर। ठीक है, तो ये किसी की भी सजा को क्या कर सकता है? पूरी तरीके से माफ कर सकता है, किसी भी तरीके के पनिशमेंट को पूरी तरीके से माफ कर सकता है। ये इसके अंदर जुडिशियल पावर्स होते हैं। अब बात करते हैं इसके इमरजेंसी पावर्स के। ये इसके हो गए नॉर्मल पावर्स। ठीक है, तो अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है, ये सब हमने लोकसभा और राज्यसभा जब पढ़े थे तो तब हम लोगों ने पढ़ा था कि ये नॉमिनेट करता है मेंबर्स को और जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं उनको क्या करता है? अपॉइंट करता है और उनको डिसमिशल में भी इसी का हाथ होता है। अब देखते हैं इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर में ए हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला है आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352। तो आर्टिकल 352 में क्या है? अगर कोई वॉर हो जाए, ठीक है, अगर कोई युद्ध हो जाता है तो सबसे पहले इन द सिचुएशन ऑफ वॉर, ठीक है, युद्ध अगर हो जाता है उस वक्त राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। या फिर क्या हो जाए? एक्सटर्नल अग्रेशन, ठीक है, कोई बाहरी दबाव, किसी दूसरे देश से कोई अग्रेशन, आपके बॉर्डर पे कोई तनाव हो, उस समय ये कर सकता है। ठीक है, या फिर इंटरनल एग्रेशन, आंतरिक अशांति हो। ठीक है, इन 3 सिचुएशंस में राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। इसके बाद बी आ जाता है आपका
आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 में क्या होता है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ए गवर्नर इन एवरी स्टेट। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। वो राज्यपाल जब राष्ट्रपति को कह दे कि हमारा जो राज्य है वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के तहत फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट के तहत क्या कर सकता है, वहां पर इमरजेंसी, उस स्टेट में इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। किस सिचुएशन में? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। ठीक है, किसी भी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस पर आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। लास्ट इमरजेंसी पावर इसका आ जाता है आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 में क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होती है। कौन सी? ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, जो भारत में अभी तक लागू नहीं हुआ है। ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जो अर्थव्यवस्था है भारत की वो पूरी तरीके से डगमगा जाए, ऐसे समय में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसकी घोषणा होती है। इसी के साथ आपके राष्ट्रपति के क्वालिफिकेशंस, उनके टेन्योर, उनकी इलेक्शन, उसके बाद उनका इम्पीचमेंट और उनके पावर्स, सभी की बातें हमने कर ली है। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। पढ़ें घर पे और इसको आप राइट कर ले अपनी नोटबुक में, ये जो भी आपको नोट्स लिखाए गए उनको। थैंक यू सो मच।